नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स को लेकर के। और जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का वीडियो लेक्चर वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक के यूनिट 4 दैट इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूजिंग द आर को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हां, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले दो बुनियादी बातें हैं जो आप सभी को जान लेना जरूरी है। एक तो ये कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, रेगुलर के स्टूडेंट है, एसओएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है। आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग आज के वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं अंडर द टाइटल इस बार 9 सीजीपीए पर। ये एक ऐसा सीरीज होता है जिसके अंदर मैं आपके यूनिट वाइज उन तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलोंग विद द टॉपिक्स को डिस्कस करता हूं जिनके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसका मतलब जो भी आपके नॉन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे उनको मैं ऑलरेडी स्किप कर चुका हूं। जो भी आज के सेशन के अंदर हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि दोनों बातें आपको क्लियर होगी होंगी। अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपकी यूनिट का टाइटल है दैट इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, जब भी आप लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की बात करते हैं ना, और यहाँ पे क्या है, आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूजिंग द आर करना है। तो आर लैंग्वेज के बारे में हम लोग अपने यूनिट सेकंड के अंदर काफी डिटेल में पढ़ चुके, सॉरी यूनिट थर्ड के अंदर काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का मतलब होता है ऐसे मेथड जिनका इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को समराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं इनटू द बेस्ट पॉसिबल सिंपलेस्ट वे। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि आपके पास एक डेटा पड़ा हुआ, ठीक है, उसको आपको समराइज करना है, डिस्क्राइब करना है और ऑर्गेनाइज करना है बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। तो अगर आप लोग इस चीज को अंजाम देना चाहते हैं, इस ऑपरेशंस को करना चाहते हैं, तो आप इस ऑपरेशन को करने के लिए जिन भी मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं ना, वो तमाम मेथड्स यहाँ पे क्या कहलाते हैं? आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कहलाते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, दीज आर द मेथड्स यूज्ड टू समराइज, ऑर्गेनाइज एंड डिस्क्राइब द डेटा इन द सिंपल वे। ठीक है ना? जो भी आपका बिल्कुल सिंपल तरीका हो सकता है, उन सिंपल तरीके के अंदर आपको अपने डेटा को डिस्क्राइब करना है, समराइज करना है और आपको ऑर्गेनाइज करना है। अब इन तीनों चीजों को करने के लिए जिन भी मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं ना, वो मेथड्स यहाँ पे क्या कहलाते हैं? आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कहलाते हैं। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करते हैं आपके डेटा के अंदर एवरेज निकालना है, हाईएस्ट वैल्यू निकालना है, लोवेस्ट वैल्यू निकालना है। अगर आपको देखना है आपका डेटा का कितना स्प्रेड हो रखा है, या अगर आप लोग बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं और आप अपने बिजनेस के ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं, तो वहां पे आपकी कौन हेल्प करने वाला है? सर, आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हेल्प करने वाला है। तो यही बात मैंने आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एवरेज, हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, स्प्रेड ऑफ द डेटा एंड ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस। इसको आप लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कहते हैं। ठीक है? और ये जो सारी चीजें आपको करनी है, ये आर लैंग्वेज का इस्तेमाल करके करनी है। और आर लैंग्वेज के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाली है। तो आप लोग मेक श्योर करके एक एक चीज को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा के चलिएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि सर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का मीनिंग क्या होता है, इसकी अपनी डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन समझ में आ गई, तो सबसे पहला टॉपिक आज के वीडियो का रहेगा दैट इज द इंपोर्टिंग डेटा इन द आर। देखिए, आर लैंग्वेज के अंदर डेटा इंपोर्ट क्यों करना चाहिए, इसका डिस्कशन मैं यूनिट 3 के अंदर कर चुका हूं। और कितने तरीके के डेटा हमारे पास अवेलेबल होते हैं और उनको एग्जैक्टली आर लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है, इस मुद्दे पर मैं आप सभी के साथ काफी डिटेल में चर्चा कर चुका हूं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे,
तो आपका डेटा इंपोर्ट करना क्यों जरूरी है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लोग बिजनेस एनालिटिक्स की बात करते हैं तो डेटा हमारे पास अलग अलग सोर्सेज से आता है। जैसे आपकी एक्सेल फाइल से डेटा आ सकता है, सीएसवी फाइल से आ सकता है, उसके बाद डेटाबेस से आ सकता है, वेबसाइट से आ सकता है और एप्लीकेशन से आ सकता है। और अगर आप लोग इस डेटा को एनालिसिस करना चाहते हैं तो एनालिसिस करने से पहले, क्योंकि एनालिसिस आप लोग करेंगे यूजिंग द आर लैंग्वेज, और आर लैंग्वेज के अंदर अगर आप लोग इसको जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे ना, तब तक आप लोग इस डेटा को एक तरीके से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आप लोग ये कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पे डेटा एनालिसिस के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो आपका इंपोर्ट, जो आपका इंपोर्टिंग डेटा है ना, वो काफी अहम, इंपोर्टेंट और जरूरी स्टेप हो जाता है। हालांकि हम लोगों ने यूनिट 3 के अंदर आपकी एक्सेल फाइल को काफी डिटेल में जाकर के पढ़ लिया था, एक्सेल फाइल को कैसे इंपोर्ट किया जाता है और सीएसवी फाइल को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। और यहाँ पे आपको इन्हीं दो पॉइंट को पढ़ना है, एक्सेल और सीएसवी फाइल को, क्योंकि इन्हीं से आपको एक फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अगर क्वेश्चन देखने को मिला तो यहीं से देखने को मिलेगा। बाकी डेटाबेस, वेबसाइट और एप्लीकेशन से सवाल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर नहीं देखने को मिलता। और ये वाला जो टॉपिक है हमने इंपोर्ट करना सीख लिया था अपने यूनिट 3 के अंदर, तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर अननेसेसरी हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी ने यूनिट 3 के दरमियान दोनों फाइल्स को कैसे इंपोर्ट किया जाता है इस बारे में मालूमात हासिल कर ली होगी। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। देखिए ये भी आपका काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक है। आपको डेटा विजुअलाइज करना है यूजिंग द चार्ट इनटू द आर लैंग्वेज। समझ में आया ना? यानी कि आपको क्या करना है, आर लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपके पास जो डेटा पड़ा हुआ है उसको विजुअलाइज करना है। किसका इस्तेमाल करके सर? चार्ट का इस्तेमाल करके। किसके अंदर? आर लैंग्वेज के अंदर। तो डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। आपके पास एक डेटा पड़ा है जो काफी लेंथी है, बोरिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप उस डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर आप लोग उसको इजी टू अंडरस्टैंड बनाना चाहते हैं, तो हम उसके अंदर पिक्चर्स डाल सकते हैं, चार्ट डाल सकते हैं, ग्राफ डाल सकते हैं, उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो यही क्या होता है, आपका डेटा विजुअलाइजेशन होता है। तो समझा क्या? डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपको प्रेजेंट करना है, ध्यान दीजिएगा, जस्ट ए मिनट, आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है डेटा को इन द फॉर्म ऑफ द चार्ट, ग्राफ एंड द फ्लोट, सो दैट डेटा बिकम इजी टू अंडरस्टैंड, ताकि आपका डेटा क्या बन जाए, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? इसको डेटा विजुअलाइजेशन बोलोगे। और ध्यान दीजिएगा, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द लार्ज टेबल चार्ट, हेल्प अस इन क्विकली आइडेंटिफाई ट्रेंड्स को, कंपैरिजन को, पैटर्न को और बिजनेस परफॉर्मेंस को। माने डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर देखिए, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो हमारे पास एक बना बनाया पैटर्न है विजुअलाइजेशन के अंदर, जिसको आप लोग बार चार्ट बोलते हैं। कंपैरिजन के लिए आप लोग बार चार्ट बनाते हैं। अगर आपको यहाँ पे ट्रेंड्स को एनालिसिस करना है तो ट्रेंड्स को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लाइन चार्ट होता है। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे पैटर्न को समझना है, बिजनेस परफॉर्मेंस को समझना है, तो लार्ज कॉम्प्लिकेटेड डेटा की बजाय हम लोग क्या करते हैं, आपके चार्ट, ग्राफ और प्लॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन चार्ट कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं जिनको आज की क्लास के अंदर हमें पढ़ना है। एक तो आपको बार चार्ट पढ़ना है, एक पाई चार्ट पढ़ना है, एक हिस्टोग्राम पढ़ना है, एक आपका लाइन चार्ट पढ़ना है, एक आपका बॉक्स प्लॉट रहेगा और एक आपका स्कैटर प्लॉट रहेगा। कुल मिलाकर के 6 आपके अलग अलग टाइप के चार्ट रहेंगे जिनको आज के लेक्चर के अंदर हमें कवर करना है। अब ध्यान दीजिएगा, बार चार्ट का मतलब क्या है, जब भी डेटा के अंदर आपको कंपैरिजन करना है, तुलना करना है ना, तो उस केस में आप लोग बार चार्ट बनाते हैं। अगर आप लोग परसेंटेज या पोर्शन की बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग एक परसेंटेज की बात करते हैं या पोर्शन की बात करते हैं, तो उस टाइम पे आपको पाई चार्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हिस्टोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेंड्स ओवर द टाइम को एनालिसिस करने के लिए लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बॉक्स को प्लॉट करने के लिए आप लोग डेटा स्प्रेड या आउटलायर्स का इस्तेमाल करते हैं और स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल करके आप लोग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुल मिलाकर के अगर आप लोग डेटा विजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर कॉमन चार्ट इन आर के अंदर हमारे पास 6 अलग अलग तरीके के चार्ट है। बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, लाइन चार्ट हो गया, बॉक्स प्लॉट हो गया, इसके अलावा आपका स्कैटर प्लॉट हो गया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वन बाय वन करके एक एक को पढ़ेंगे, तो आपको अपने अपने से एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। जैसे सबसे पहला क्या है, आपका बार चार्ट है। ठीक है, बार चार्ट के अंदर होता क्या, ध्यान से समझना। इसका इस्तेमाल आप लोग कंपेयर करने के लिए डिफरेंट कैटेगरी यूजिंग द रेक्टेंगुलर बार, ठीक है ना, आप लोग रेक्टेंगुलर बार का इस्तेमाल करते हैं और कंपैरिजन करने के लिए आप लोग बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जो बार चार्ट के अंदर जो आप लोग यहाँ पे बेसिकली रेक्टेंगुलर बार्स का इस्तेमाल करते हैं ना, वो रेक्टेंगुलर बार का जो हाइट है ना, ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगुलर जो बार का हाइट है वो आपकी वैल्यू ऑफ दैट कैटेगरी
कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? तो ये आपका बेसिक सा है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बार चार्ट कहते हैं। और एक और चीज आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठानी है, यूजिंग इन द बिजनेस एनालिटिक्स। अगर आप लोग बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर बार चार्ट की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो अगर आप लोगों को मंथली सेल को कंपेयर करना, देखिए कंपैरिजन के लिए आप लोग बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना चाहते हैं, अगर आप लोग डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहते हैं या कंपैरिजन के लिए, तो आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहां पर बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो बार चार्ट में सिंपली आप लोग क्या करते हैं सर, कंपैरिजन के लिए, तुलना करने के लिए आप लोग यहाँ पे बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे जरूरी बात, एक लाइन आपको याद रखनी है, अगर आप लोग आर लैंग्वेज के अंदर अपने डेटा के लिए बार चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको लिखना है बार, प्लॉट और ब्रैकेट, ठीक है ना। अंदर जो आप जो भी डेटा रखना चाहते हैं वो आप लोग रखेंगे, ये फंक्शन आपको इस्तेमाल करना है। और यही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आर के अंदर आपको केवल इतना ही पढ़ना है, बाकी जो भी चीज आपके किताब के अंदर दी गई है वो सब आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए है और स्पेसिफिकली रेगुलर वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। तो ये क्लियर हुआ आपका जो बार चार्ट है वो क्या होता है और कहां पे इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से सेकंड जो आपका रहेगा ना, दैट इज अ पाई चार्ट। पाई चार्ट आप सभी ने देखा होगा, इस तरीके का होता है। अगर आप लोगों को परसेंटेज कैलकुलेट करना है या कहीं पे आपको प्रपोर्शन निकालना, ठीक है ना, या पोर्शन निकालना है, तो उस केस में आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर, पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। पढ़ते हैं पाई चार्ट की डेफिनेशन क्या, ध्यान दीजिएगा। पाई चार्ट शो द डेटा एज ए पार्ट ऑफ द होल, ठीक है ना। आपके होल का एग्जैक्टली वो डेटा कितना परसेंटेज है या कितना पोर्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है कौन, आपका पाई चार्ट। और पाई चार्ट के अंदर आपका एक सर्कल होता है जिसको डिवाइड किया जाता है इनटू द स्लाइस, वेयर ईच स्लाइस रिप्रेजेंट द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, जहां पर हर एक स्लाइड अपने खुद के परसेंटेज कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका 40% है, 10% है, 30% है, 7% है और 13% है। तो अलग अलग माय डियर फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे क्या है, आपकी स्लाइस है और ये स्लाइस पूरे पार्ट का परसेंटेज को शो करता है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को पार्ट ऑफ होल दिखाना है या आपको परसेंटेज या पोर्शन की बात करनी है, तो उस केस में आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। और पाई चार्ट के केस में अगर आप लोग यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं, तो अगर आप लोग मार्केट शेयर को एनालिसिस करना चाहते हैं तो पाई चार्ट का इस्तेमाल होता है। बजट का एलोकेशन करना चाहते हैं परसेंटेज के अंदर या पोर्शन के अंदर, तो पाई चार्ट का इस्तेमाल होता है। और प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे जरूरी बात, इसके लिए फंक्शन क्या रहेगा, पाई ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट में जो भी आप लोग डेटा डालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। पाई चार्ट क्या होता है, किस तरीके का दिखता है, कहां पे यूज होता है, क्या क्या सिचुएशन है जिन केस में हम लोग पाई चार्ट की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने बार चार्ट को पढ़ लिया, अभी तक आपने पाई चार्ट को पढ़ लिया। अब तीसरा जो चार्ट आता है दैट इज द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर सवाल आता है और इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है ना, ये क्या कहलाता है, आपका हिस्टोग्राम कहलाता है। अब हिस्टोग्राम के अंदर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हिस्टोग्राम शो करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस डेटा, ठीक है। आपका एक डिस्क्रीट डेटा होता है, एक आपका कॉन्टिन्यूअस डेटा होता है। कॉन्टिन्यूअस डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और इट ग्रुप्स द डेटा इनटू द इंटरवल कॉल्ड बीन्स, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका डेटा को ग्रुप करता है इंटरवल के अंदर, जिसको यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, बीन्स नाम दिया गया है। इसको आपको केवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया। यहाँ पे अगर आप लोग बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोस्पेक्टिव में इसके यूजेस की बात करते हैं, तो आप लोग कहेंगे सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एज एनालिसिस के लिए, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस के लिए आप लोग यहाँ पर हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। अब ध्यान दीजिएगा, फंक्शन की बात करते हैं तो हिस्ट ब्रैकेट लगाना, ठीक है। आपको क्या करना है, HIST और ब्रैकेट लगा करके, ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका डेटा वगैरह होता है ना, वो आप लोग रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये आपका हिस्टोग्राम तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया है, आपके जो तीन तरीके के आप लोगों ने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, आप लोग कह सकते हैं चार्ट पढ़े हैं। सबसे पहले आप सभी ने क्या पढ़ा है, सबसे पहले डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर मैंने बार चार्ट आपको पढ़ाया, सेकंड नंबर पे मैंने पाई चार्ट आपको पढ़ाया और थर्ड नंबर पे आपको हिस्टोग्राम पढ़ाया, ठीक है। अब देखिए, किताब अगर आप लोग ओपन करके देखेंगे तो आप लोगों को बड़े सारे कोड वगैरह दिखेंगे, वो आपके थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो आपको उनको स्किप कर देना है। जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं वे आपके मोर देन सफिशिएंट रहने वाली है, आपके
फाइनल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से, तो आपको इन चीजों पर फोकस करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लाइन चार्ट के ऊपर आते हैं। लाइन चार्ट कुछ इस तरीके का होता है जहां पे आप लोगों को लाइन सा बना हुआ दिखाई देता है। अब लाइन चार्ट डिस्प्ले करता है डेटा पॉइंट्स को कनेक्टेड बाय द लाइन, ठीक है ना। आपके डेटा पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, केवल पॉइंट होता ना, केवल आपका पॉइंट होता तो वो आपका स्कैटर प्लॉट बन जाता, ठीक है। लेकिन पॉइंट्स को अगर आप लोग लाइन की हेल्प से कनेक्ट करते हैं तो वह क्या बन जाता है, वो आपका लाइन चार्ट बन जाता है। और इट मेनली यूज टू शो द ट्रेंड्स ओवर द टाइम। आपको क्या करना है, अगर आपको ट्रेंड्स ओवर द टाइम को शो करना है ना, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर बात करते हैं तो इसके यूजेस की बात करें तो सेल्स ग्रोथ ट्रैकिंग के लिए, स्टॉक मार्केटिंग के ट्रेड के लिए, सॉरी ट्रेंड्स के लिए, और प्रॉफिट एनालिसिस ओवर द ईयर के लिए, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको ट्रेंड्स ओवर द ईयर कहीं पे भी एनालिसिस करना है तो लाइन चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। और लाइन चार्ट के लिए आपको सिंटैक्स या कमांड याद रखना है, कुछ इस तरीके का कमांड आपको एग्जामिनेशन के अंदर एज इट इज लिख के आना है। यहाँ पे कोई भी समझने वाली बात नहीं है, जस्ट जो दिया हुआ है उसको आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथे नंबर वाला चार्ट, दैट इज अ लाइन चार्ट। अब बचता है आपका स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट के अंदर ध्यान दीजिएगा, हमें क्या पढ़ना है, देखिए स्कैटर प्लॉट के अंदर आपके पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन हमें उनको किसी भी पॉइंट, किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं करना। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लाइन से कनेक्ट कर दिया था, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने लाइन से कनेक्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कनेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्कैटर प्लॉट शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। दो अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है ना, वेरिएबल हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, इसको शो करने के लिए स्कैटर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल किया जाता है। ईच पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एक ऑब्जर्वेशन को, और इसके लिए फंक्शन क्या रहेगा, प्लॉट और ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना, क्या रहेगा सर, प्लॉट और ब्रैकेट रहेगा। इसके अलावा इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, सेल्स वर्सेज प्रॉफिट एनालिसिस के लिए, एडवर्टाइजमेंट वर्सेस रेवेन्यू के लिए, और एक्सपीरियंस वर्सेस द सैलरी के लिए। इन तमाम चीजों में आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट्स जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है और मेमोराइज करना है और लर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा सर, अभी तक हम लोगों ने टोटल 5 तरीके के पढ़ लिए। बार हो गया, पाई हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, लाइन हो गया, और स्कैटर हो गया। एक और बचता है, दैट इज द बॉक्स प्लॉट। ये क्या रहेगा सर, आपका बॉक्स प्लॉट रहेगा। आई होप कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का जो डेटा है ना, कुछ इस तरीके का जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो क्या कहलाता है, वो आपका बॉक्स प्लॉट कहलाता है। बॉक्स प्लॉट डिस्प्ले करता है मीडियन को, क्वार्टाइल्स को, स्प्रेड ऑफ डेटा को, एंड आउटलायर्स को। इट इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबिलिटी। अगर आप लोग वेरिएबिलिटी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उस केस में आप लोग बॉक्स प्लॉट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप लोग बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर यूजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे ये डिडक्ट करता है अनयूजुअल वैल्यूज को, कंपैरिजन करता है, कंपेयरिंग द डेटा सेट्स, एनालाइज करता है परफॉर्मेंस पेरियड को, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा इसके लिए फंक्शन क्या रहेगा, आर फंक्शन इज इक्वल टू द बॉक्स प्लॉट ब्रैकेट करना, ठीक है। तो आपका बॉक्स प्लॉट जो ब्रैकेट रहेगा ये इसके लिए फंक्शन रहेगा। तो देखिए आपकी इनकी अपनी डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके का इसका आपको डायग्राम दिखता है, इनके फंक्शंस क्या है, और बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर इनके क्या यूज होते हैं। बहुत ही छोटी छोटी बुनियादी और बारीक चीजें हैं जिनको अगर आप लोग केवल एक बार गो थ्रो करेंगे ना तो डेफिनेटली आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो आपको आज का जो क्लास का एजेंडा था, दैट इज द डेटा विजुअलाइजेशन, ये आपको क्लियर रहा होगा। और मेरी जो कोशिश थी बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करने की, एक एक कॉन्सेप्ट को आप सभी के सामने रख पाने की, उसमें मैं सक्सेसफुल रहूंगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 2 टॉपिक और बच जाते हैं आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से। ये आप सभी ने पढ़ा होगा अपने बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर। देखिए बिजनेस स्टैटिस्टिक यूजिंग द आर है, तो यहाँ पे क्या है, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, अरे भाई तूने मीन, मोड, मीडियन सुना है, तो ये आपके क्या है, ये आपके 3 तरीके के मेजर्स है जिनको आप लोग मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। अब इनको आर लैंग्वेज के अंदर कैसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसका जिक्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू फाइंड द सेंट्रल और ए टिपिकल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या फाइंड आउट करने के लिए, सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू ऑफ डेटा
डेटा सेट को फाइंड आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो आपका मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी है वो हमें बताती है अराउंड विच वैल्यू द डेटा इज सेंटर, ठीक है ना, एग्जैक्टली किस वैल्यू के अराउंड में डेटा सेंटर करता है एंड एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ डेटा क्या रहती है, ठीक है। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया मीन, मीडियन और मोड, ठीक है ना, ये तीनों चीजें आपकी कहां पे आती है, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आती हैं। और इनके लिए आर लैंग्वेज के अंदर क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं उस मुद्दे पर भी मैं आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर रहा होगा। आप सबसे पहले हम लोग बिल्कुल आसान की बात करते हैं। मीन, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, एवरेज का मतलब क्या है, जो भी आपको डेटा गिवन है सबको सम करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ डेटा से, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आप सभी के सामने रखता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। अब आपको क्या करना है, कितने डेटा है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डेटा, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, सबको जोड़ना है, ठीक है। 1 में 2 जोड़ेंगे, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, टोटल डेटा कितना हो गया, 15 हो गया। कितनी डिजिट है, 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 3 क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। यानी कि आपने क्या किया सर, हमने किया है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, उसको डिवाइड कर दिया है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्मूला बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर आपने क्या पढ़ा है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ठीक है ना, यही तो पढ़ा होगा ना, एक्स का बार यानी कि मीन इज इक्वल टू द सिग्मा एक्स अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्स का मतलब है जो भी डेटा है उसका सम करना, ठीक है। इसके लिए फंक्शन क्या रहेगा आर के अंदर, सर जैसे अगर आप सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स आपका एक डेटा है, ठीक है। सेल्स के अंदर डेटा दिया है तो आपको क्या करना है, मीन ब्रैकेट में सेल्स डाल देना है, तो सेल्स का मीन निकल करके आप सभी के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मीन हो गया। और मीन को ही आप लोग क्या बोलते हैं सर, यहाँ पर एवरेज बोलते हैं। इज इट क्लियर। अब ऐसे ही आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, एडवांटेजेस ऑफ मीन की बात करते हैं तो इसको आसान नहीं रहती है कैलकुलेट करने के लिए, यूज करता है ऑल वैल्यूज को और वाइडली यूज इन द बिजनेस रिपोर्ट। वाइडली कहां पर यूज होता है, बिजनेस रिपोर्ट के अंदर यूज होता है। अच्छा, इसकी एक छोटी सी लिमिटेशन भी है, मीन इज अफेक्टेड बाय द वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यूज, आउटलायर्स जिनको बोलते हैं ना, उनसे अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो वेरी स्मॉल और वेरी जो लार्ज वैल्यू होती है उनसे अफेक्ट होता है। ये ओनली एंड ओनली वन लिमिटेशन है जिसको आपको याद रखना, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का मीनिंग क्या होता है, आर कोड क्या होता है, यानी कि आर लैंग्वेज के अंदर कोड क्या होता है, इसको कैलकुलेट करने के ये आपको गो थ्रू करना है ताकि अगर एग्जामिनेशन के अंदर कुछ इस तरीके का सवाल देखने को मिल जाए जो आपका एक तरीके से केस बेस्ड रहे, माने आपको एक एग्जांपल दे करके पूछे ना तो आप लोग उसको इजीली टैकल कर पाए, ठीक है। इसी तरीके से आपका दूसरा क्या रहेगा सर, आपका मीडियन रहेगा। सर ये मीडियन क्या होता है, मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन इज द मिडल वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इनटू द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसके अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है, उसका एक कारण है, ठीक है। लेकिन आप दोनों चीजें लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कीजिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कीजिए। और मीडियन का मतलब क्या है, उस पूरे डेटा के अंदर जो बीच का वैल्यू होता है ना, मिडल वैल्यू होता है, वही क्या कहलाता है, वही आपका बेसिकली मीडियन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके दो फॉर्मूले आप सभी ने पढ़े होंगे। अब अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अगर मान लीजिए ओड है, ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, आपकी ओड है, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे आपका ऑब्जर्वेशन को आपने एन से रिप्रेजेंट किया तो एन प्लस वन बाय टू करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो इवन है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले एन बाय टू करेंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे, एन बाय टू प्लस वन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आपकी मीडियन कहलाती है, किसके केस में, इवन के केस में। और अगर आप लोग ओड की बात करते हैं तो ओड के केस में केवल एक वैल्यू है जो मिड वैल्यू की तरह काम करती है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्लियर हो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। मैंने इस डेटा को ऑलरेडी किस ऑर्डर में लगाया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है, मीडियन निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5, 5 में एक ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, 6 का आधा कीजिए कितना हो जाएगा, 3, जो तो तीसरी पोजीशन पे जो एलिमेंट है ना वो मीडियन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका इसके अंदर एक और एलिमेंट में ऐड कर देता हूं 6, ठीक है, तो नंबर ऑफ एन बाई टू यानी कि 6/2 कितना हो जाएगा, तीसरा, तीसरा एलिमेंट भी और उससे अगला यानी कि प्लस वन करना ना, चौथा एलिमेंट भी आपका क्या रहेगा, मीडियन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को करेक्ट कीजिएगा, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है लेकिन कितने फॉर्मूले होते हैं, इसके दो फॉर्मूले होते हैं मीडियन निकालने के लिए। और मीडियन का मतलब ही यही होता है कि आपको क्या करना है, पूरे डेटा के अंदर उसका सेंटर वैल्यू निकालना है, बीच का वैल्यू निकालना है, मिडल वैल्यू निकालना है, अगर आप लोग डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं।
ठीक है। अब इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, इसका कोड क्या रहेगा, मीडियन, और अगर आप लोग सेल्स के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो सेल्स का मीडियन ये निकाल करके दे देगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर आप लोग बात करते हैं तो एडवांटेजेस ऑफ मीडियन क्या है, नॉट अफेक्टेड बाय द आउटलायर। मीन के अंदर क्या था, एवरेज के अंदर क्या था, वो आउटलायर से अफेक्ट होता था, और ये आपका गुड फॉर अनइवन डेटा होता है। ठीक है। अगर आपके पास अनइवन डेटा है तो उसके लिए बढ़िया होता है। लिमिटेशन क्या, डज नॉट यूज ऑल ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या होता है, इसकी एक लिमिटेशन है कि ये तमाम ऑब्जर्वेशन को, ऑल ऑब्जर्वेशन को यूज नहीं करता। ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल सा फंडा जिसको आपको क्लियर करना है। मीन क्या होता है, जिसको आप लोग एवरेज बोलते हैं। ठीक है। उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और आपका आर कोड क्या रहने वाला है। इसी तरीके से मीडियन क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसका आर कोड क्या रहता है। ठीक है। अब एक और होता है जिसको आप लोग यहाँ पर मोड के नाम से जानते हैं। वैसे मोड का मतलब होता है आपके पूरे डेटा के अंदर मोस्टली फ्रीक्वेंट जो डेटा होता है ना, मोस्टली जो रिपीटेड डेटा होता है, उसको आप लोग क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। मोड इज द वैल्यू डेट अक्यूर मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ठीक है ना, जो मैक्सिमम टाइम आता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हमने लिखा 2 4 6 8, उसके बाद 2 4 9 2, उसके बाद कितना है आपका 6 8 2, फिर आपका 2, फिर 2। ठीक है। अब इस पूरे डेटा में आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे हमारे पास केवल आपका एक ऐसा डेटा है 2 जो मल्टीपल टाइम आया है, तो यहाँ पे मीडियन क्या हो जाता है आपका 2 हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग आर के अंदर फाइंड आउट करना चाहते हैं ना मीडियन को, तो यहाँ पे देयर इज ए नो डायरेक्ट बिल्ट इन फंक्शन फॉर द मोड। ठीक है ना, जैसे मीन के लिए है, जैसे आपका मीडियन के लिए है, मोड के लिए हमारे पास आर के अंदर कोई भी बिल्ट इन फंक्शन नहीं रहता है। ठीक है। तो ये आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है कि यहाँ पर भाई साहब आपको कोई बिल्ट इन फंक्शन मोड के लिए देखने को नहीं मिलता। ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं, वही चीजें हैं जो आप सभी ने अपने बिजनेस स्टैटिस्टिक के पेपर के अंदर भी पढ़ी होंगी, सेमेस्टर 3 के अंदर भी है, सेमेस्टर 4 के अंदर भी। मीन मोड मीडियन कोई नई बात नहीं है, केवल ये नया है कि उसके लिए कोड क्या डालना। ठीक है। एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से केवल इतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बचता है, दैट इज अ मेजर ऑफ द डिस्पर्जन। मेजर ऑफ द डिस्पर्जन भी आपका स्टैटिस्टिकल टूल रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन को अच्छे से समझाने वाला हूं, गौर कीजिएगा। ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, वो शो करता है हाउ मच द डेटा वैल्यू आर स्प्रेड आउट फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। मीन और मीडियन जिसको आप लोग सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं, सेंट्रल वैल्यू से आपका डेटा कितना स्प्रेड हो रखा है, कितनी दूर दूर तक स्प्रेड हो रखा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, मेजर ऑफ द डिस्पर्जन निकालते हैं। डिस्पर्स का मतलब स्कैटर होना। मीन वैल्यू से या मीडियन वैल्यू से आपका डेटा कितना स्कैटर है, कितना बिखरा हुआ है, कितना स्प्रेड आउट है, वो क्या कहलाता है, वो आपका मेजर ऑफ द डिस्पर्जन कहलाता है। ठीक है। अब इसका ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा, डेटा के अंदर कितना वेरिएशन है। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा को समझना चाहते हैं, अगर आप लोग स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस को समझना चाहते हैं, तो इन तमाम चीजों के केस में आपकी कौन मदद करने वाला है, सर आपका यहाँ पर डिस्पर्जन मदद करने वाला। ठीक है। अब डिस्पर्जन के अंदर हमारे पास बड़ी सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर आप लोग मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग रेंज निकालते हैं, फिर हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं, फिर हम लोग मीन डेविएशन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। कुल मिलाकर के 6 अलग अलग क्वांटिटी हैं, कुल मिलाकर के 6 अलग अलग कैलकुलेशन जो आप लोग करते हैं। रेंज हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपने एक बार डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की डेफिनेशन को पढ़ लिया, अब वन बाय वन करके हम लोग रेंज से लेकर के और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को काफी डिटेल में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं आपकी रेंज से। रेंज का मतलब होता है आपके पास एक मिनिमम वैल्यू होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, जो अंतर होता है, वही क्या कहलाता है, वो आपका रेंज कहलाता है। यानी कि रेंज का मतलब क्या है, मैक्सिमम माइनस में मिनिमम। ठीक है। जैसे आपके पास एक डेटा है 2 4 6 8 और 10। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10, मिनिमम वैल्यू कितना है 2, तो 10 में से 2 गया तो 8, तो आपका रेंज कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से सिंपल कैलकुलेशन, बस ध्यान क्या रखना है, आर के अंदर इसका कोड क्या रहेगा, रेंज सेल रहेगा। ठीक है। जैसे सेल्स आपका डेटा है, सेल्स बार बार मैं कह रहा हूं आपका डेटा है, आपको उसके आगे क्या लिखना है, जस्ट रेंज लिखना है। और रेंज के आगे अगर आप लोग सेल डालेंगे ना, सेल के अंदर जो रेंज होएगा ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होएगा, वो आपको एज ए आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो समझ में आया, बिल्कुल आसान है, रेंज के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसी तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है ना, इसको आप लोग
सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। और इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझना, इट मेजर्स स्प्रेड ऑफ ए मिडल 50% ऑफ द डेटा, ठीक है, ये क्या करता है, स्प्रेड ऑफ मिडल 50% ऑफ डेटा को क्या करता है, मेजर करता है। अब ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू द Q3 माइनस में Q1 अपॉन में 2, ठीक है। अब Q3 क्या होता है आपका थर्ड क्वार्टाइल और Q1 क्या होता है आपका फर्स्ट क्वार्टाइल। ये सारी चीजें आप लोगों ने बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर पढ़ी होंगी। अगर आप लोग ये बेसिक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन मिल जाता है। और क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर आर कोड क्या रहेगा सर, वही आपको क्वार्टाइल लिख देना है। जैसे आपका सेल्स के अंदर, यानी मेरा डेटा वो किस में है, सेल्स में, ठीक है, तो सेल्स का मेरे को क्वार्टाइल निकालना, तो मैं सीधा क्या लिखूंगा, क्वार्टाइल सिंटेक्स लिखूंगा या कमांड दूंगा, तो मेरे को आपका क्या मिल जाएगा सर, आपका क्वार्टाइल डेविएशन मिल जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे आप लोग अगर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना चाहते हैं तो आपको इस तरीके का कोड अपने आर लैंग्वेज के अंदर लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपका एक तो रेंज हो गया है, उसके भी हम लोगों ने कोड को समझ लिया। एक आपका क्वार्टाइल डेविएशन हो गया है, एक होता है आपका मीन डेविएशन। अच्छा, मीन डेविएशन के आपको कोड को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मीन डेविएशन मेजर करता है एवरेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन, ठीक है ना। मीन से आपकी जो एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है ना, आपके डेटा की जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन की मीन से एवरेज जो डिस्टेंस है वो आपका मीन डेविएशन कहलाती है। अच्छा, स्टैटिस्टिक के अंदर इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, आपका सिग्मा, उसके बाद मोड ऑफ एक्स माइनस में एक्स का बार अपॉन में क्या होता है, इसको आप लोगों को डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है ना, ये किसका फॉर्मूला होता है, मीन डेविएशन का होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग वेरिएंस की बात करते हैं या फिर वेरियांस की बात करते हैं, तो वेरियांस मेजर करता है एवरेज स्क्वायर्ड डेविएशन, ठीक है ना। जो आपने डेविएशन निकाला उसका स्क्वायर ये आपका देता है मीन की हेल्प से। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, एस स्क्वायर इज इक्वल टू द सिग्मा एक्स माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n माइनस 1, ये बेसिक फॉर्मूला। और इसके लिए आर कोड क्या रहेगा सर, आपको वी ए आर का मतलब क्या होता है, वेरिएंस आपको निकालना है। और अगर आप लोग सेल्स का वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे आर कोड। अगर आपको निकालना, ठीक है, क्या निकालना, आर कोड, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका वेरिएंस हो गया और ब्रैकेट में क्या डालेंगे, आप लोग सेल्स डालेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर डाल लेना है। और इस कोड को जरूर याद रखेगा क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी ये हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका अगला जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है ना। जो आपने वेरिएंस निकाला है उसका स्क्वायर रूट ही क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए आपके अभी अभी ये आपका किसका फॉर्मूला है सर, ये आपका वेरिएंस है, इसका आपने क्या किया है सर, आपने स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। तो एस से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन का कोड क्या रहेगा, आर कोड रहेगा एसडी, ठीक है, क्या रहेगा एसडी। एसडी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सेल्स आपका डेटा है, उसका अगर आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं तो आप लोग जस्ट क्या लिखेंगे, एसडी लिखेंगे, दैट्स इट, आपका काम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस चीज को अंजाम करना है। एक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आज की क्लास का रहेगा दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी बोलते हैं। सीवी कंपेयर वेरिएबिलिटी बिटवीन द डेटा सेट, ठीक है। डेटा सेट के अंदर जो भी वेरिएबिलिटी होती है ना उसको कंपेयर करता है। सीवी इज इक्वल टू द एस अपॉन में एक्स मल्टीप्लाई बाय सो। एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार का मतलब होता है मीन, ठीक है ना। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सीवी मिल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। इसके लिए आर कोड ये रहने वाला है जिसको आपको याद रखना है। कोई आपको यहाँ पे समझने वाली बात नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन सेल्स डिवाइडेड बाय मीन ऑफ द सेल्स मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100, यानी कि आपने दोनों का कोड लिखा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन का डिवाइड कर दिया मीन के कोड से और मल्टीप्लाई कितने से करना है 100 से। तो ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर नई क्या चीज है सर, उसको उस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए हमें आर कोड लिखना पड़ता है। वो आर कोड क्या है, ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, एक टॉपिक और रह गया है जो काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी है, रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। वेरिएबल के बीच में रिलेशन किस तरीके के होते हैं, तो देखिए डायरेक्टली आपको 3 तरीके के रिलेशन रखने हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक नो रिलेशन, ठीक है। या तो पॉजिटिव रिलेशन होगा या तो नेगेटिव रिलेशन होगा या तो कोई संबंध ही नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव रिलेशन के अंदर व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर वेरिएबल इज आल्सो इंक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कुछ केस आपको देखने को मिलता है। यानी कि एक वेरिएबल इंक्रीज होगा ना, एक वेरिएबल घटेगा बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल भी घटेगा बढ़ेगा, सेम इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए
अगर आप लोग एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा कराते हैं तो सेल्स ज़्यादा होती हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो सैलरी ज़्यादा होगी, ठीक है? तो ये आपका क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप है और यहाँ पर ट्रेंड कैसा रहेगा? अपवर्ड ट्रेंड रहेगा। वहीं अगर आप लोग नेगेटिव की बात करते हैं तो जस्ट लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे अगर आपका प्राइस ज़्यादा है तो आपकी डिमांड कम होगी। जैसे अगर आप लोग एब्सटेनिज्म की बात करते हैं, ज़्यादा है तो आपकी लो प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है? यहाँ पे ग्राफ कैसा दिखेगा? डाउनवर्ड ट्रेंड में दिखेगा। तो यहाँ पे भी आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट। और जहां पे आपको व्हेन ए चेंज इन वन वेरिएबल डू नॉट अफेक्ट द अदर वेरिएबल देन द रिलेशन इज नोन एज द नो रिलेशन, ठीक है? तो एक आपका पॉजिटिव रिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। एक अपोजिट हो जाता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है? एक के अंदर जो ट्रेंड है अपवर्ड होता है, एक के अंदर डाउनवर्ड होता है। कुछ भी नहीं है भैया, आपस में डिपेंड ही नहीं करते हैं, तो उनके बीच में कोई रिलेशन, कोई संबंध ही नहीं होता है। ये आपका यहाँ पे आपको पढ़ना। तो तीनों चीजें, रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी हो जाती है। एक और टॉपिक आप देखिए, एक और करके काफी टॉपिक हो गए हैं, ये लास्ट है कोरिलेशन। कोरिलेशन मेजर करता है स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, ठीक है? वेरिएबल्स के बीच में अगर आप लोग उनकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? कोरिलेशन निकालना पड़ेगा। और कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू है वो -1 से लेकर के +1 तक जाती है। आर है जो आपका कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, वो इक्वल टू और ग्रेटर देन -1 होता है, लेस देन इक्वल टू किसके होता है? 1 के होता है। अब यहाँ पे कोरिलेशन का वैल्यू अगर आपको 1 दिखता है तो इसको आप लोग परफेक्टली पॉजिटिव बोलेंगे, 0 दिखता है तो नो रिलेशनशिप बोलेंगे। अगेन अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव दिखता है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव दिखता है तो ये परफेक्ट नेगेटिव होता है, ठीक है ना? समझ में आई मेरी बात? तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। कोरिलेशन वैल्यू के अंदर अगर आप लोग यहाँ कोरिलेशन कोफिशिएंट के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो या तो वैल्यू 1 मिलेगा या 0 मिलेगा या -1 मिलेगा, ठीक है? परफेक्ट पॉजिटिव, नो रिलेशनशिप और परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है? इसके अलावा इसका कोड क्या रहता है? अगर आप लोगों को कोरिलेशन निकालना है तो आपका कोड रहेगा, आप सभी देख पा रहे होंगे, COR, ये कोरिलेशन के लिए होता है। और ब्रैकेट में आप लोग जैसे सेल्स का निकालना है तो आप लोग क्या लिखेंगे? COR और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? सेल्स लिख देंगे। तो यहाँ पे आप लोग कुछ एक एग्जांपल दिया सेल्स का, तो ठीक है ना, जस्ट रैंडम एग्जांपल। तो इस तरीके से आप लोग इस कोड को लिख करके ना बड़े प्यार से, बड़े आराम से अपने कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोरिलेशन के अंदर -1, +1 और 0 का क्या मीनिंग है ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लोग अपने एग्जामिनेशन के अंदर इस चीज को अच्छे से प्रेजेंट कर सके, ठीक है? तो आई होप कि माय डियर फ्रेंड्स ये आपका छोटा सा जो यूनिट था वो आपको समझ में आया होगा। दैट इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूजिंग द आर। और हमने करीब करीब आधे घंटे के अंदर 30 से 35 मिनट के अंदर हमने इस पूरे सेशन को रिवाइज कर लिया है, पूरी यूनिट को रिवाइज कर लिया है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जो सेशन है पसंद आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको कंटेंट यूजफुल लगा होगा। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट करना पड़ेगा पीडीएफ, और साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? एक जगह पे आपको डेफिनेटली सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बात, लकी प्लर।